जिनका 600 बिलियन पड़ा हो ना फॉरेन रिजर्व में और उससे भी ज्यादा, और जिनकी इकोनॉमी 7.8% पे हो, जो अमेरिका को कंट्रोल कर रहे हो गर्दन से पकड़ के, उनको थ्रेट देना इतना आसान नहीं है चीमा साहब। पहले आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का तोड़ निकालें अगर थ्रेट देनी है तो। आप कह रहे हैं कि इंडिया के लिए थ्रेट बन जाएगी। इंडिया की थ्रेट किस तरह बनेगी? 4 तो शिप, 3 अमेरिकन खड़े, 4 अगले ले गए रेड सी के अंदर। और दूसरे मुझे ये बताएं, नेपाल जाते हैं अगले डॉलर फेंक रहे हैं वहां पे, जो जहां उनको सूट करता है वो दे लेते हैं। हाइड्रो प्लांट भी तो दे दिया उन्होंने। और तीसरी एक बात मुझे ये बताएं, छोटी सी मैं ये करना चाहूंगा, श्रीलंका थ्रेट हो सकता है किसी के लिए? बांग्लादेश थ्रेट हो, पाकिस्तान थ्रेट हो सकता है किसी के लिए? आप सिर्फ थ्रेट हो सकते हैं पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तान हैज बिकम अ थ्रेट फॉर देयर ओन सिटीजंस, नॉट फॉर एनीबॉडी एल्स। मैं छोटी सी आपकी मिसाल, टीटीपी आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप किस तरह थ्रेट किसी को कर सकते हैं? कुछ आप थ्रेट करने की सलाहियत रखते हैं किसी को? आप गालियां देने की सलाहियत रखते हैं, देते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बांग्लादेश थ्रेट कर सकता है किसी को, जिस तरह मैं अभी बता रहा हूं कि बंगाली मछली लेता तो मसाला नहीं खरीद सकता, मसाला लेता तो चावल नहीं ले सकता। आप थ्रेट दे सकते हैं किसी को? और दूसरा, आपके ऊपर जो आपके हुक्मरान हैं, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी एस्टेब्लिशमेंट ये सारी जो मिला के करते हैं, जो करप्ट रजीम कब्जा कर लेती है, वो थ्रेट नहीं देने देती, क्योंकि फिर उनके सिलसिले रुक जाते हैं। आप इस वक्त आईएमएफ के कितने तलवे चाटते हैं? आपने अगले दिन आपने टैक्स कलेक्ट किया, सबसे पहले खबर आई है पाकिस्तान में, हमने आईएमएफ को जो टैक्स की रिपोर्ट देनी थी उसके अहदाफ हासिल कर लिए। आप थ्रेट कर सकते हैं कि आईएमएफ आपकी किस्त रोक ले? हाउ डेयर यू डू दैट, हाउ डेयर। चीमा साहब, नहीं। आप जब कौमें मॉरली बैंकरप्ट हो जाए, दिवालिये अखलाकी निकल जाए, जब किरदार साजी खत्म कर दी जाए, जब सिर्फ बच्चे पैदा हो तो 4-4 महीने के बच्चे पैदा हो रहे हो पूरी कौम में, तो वो थ्रेट देते हैं लोगों को। अब कौमों को थ्रेट देंगे आप? और दूसरी बात मैं कर रहा हूं, मैं डीएनए खोल देता हूं आपको, बंगालियों को भी, सबका आपका। आपके तो डीएनए में थ्रेट आई नहीं है किसी को देना। आपने तो 400 सदियों में नहीं दी थ्रेट आई है किसी को। किसी फॉरेन इन्वेडर को रोका आपने? आप तो लेट के उनको वेलकम करते हैं, लेट के। अब वो चले गए हैं ब्रिटिश, आप अब भी गुलाम है डॉलर और पाउंड के। दूर से सिटी मारते हैं, आजा $3 बिलियन, आप लेट जाते, सारी कौम लेट जाती है। मैंने कल भी कहा था, वाहिद कौम पाकिस्तान, मेरी मादरे मिलत, जो अपने कपड़े जलाकर अपने घर को आग लगा के जश्न मना रहे हैं। कहते हैं एसेट बेच दिए हैं, डॉलरों की बारिशें शुरू हो चुकी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, हमारे एसेट बिक रहे हैं, तालियां बज रही हैं, तालियां। चलो चीमा साहब, दर हकीकत ये मैं बताऊं, करप्ट कंट्रीज जो होते हैं वो थ्रेटन देते हैं। करप्ट मुमालिक जो होते हैं ना, जो करप्शन में डूब चुके होते हैं, वो सिर्फ अपने आप को आग लगाने के काबिल होते हैं, किसी को थ्रेट नहीं दे सकते। भारत को थ्रेट नहीं, जिनका 600 बिलियन पड़ा हो ना फॉरेन रिजर्व में और उससे भी ज्यादा, और जिनकी इकोनॉमी 7.8% पे हो, जो अमेरिका को कंट्रोल कर रहे हो गर्दन से पकड़ के, उनको थ्रेट देना इतना आसान नहीं है चीमा साहब। पहले आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का तोड़ निकालें अगर थ्रेट देनी है तो। लौंडाला पढ़ा ना, उर्दू जो ट्वीटा छुड़ाओ पढ़ो ना, नहीं इनको पहले जिहाद से जान छुड़ाओ, इनकी तरक्की की तरफ अगर लेके जाना है, साइंस के साथ जो आपका बाइकाट है पहले उसको ठीक करें आप। चीमा साहब, इस तरह नहीं होता थ्रेट। आपके आगे दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको क्या पता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके साथ खाते हैं? चीमा साहब, इस तरह नहीं होता। थ्रेट देने के लिए ना बड़ा कुछ चाहिए होता है। अब तो हर थ्रेट का दौर ही खत्म हो चुका है, क्या थ्रेट होगी किसी को? अब तो सिर्फ आपकी जंगें ड्रोन की हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जंगें हैं, जो आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आप जब भी डिमांड आपकी क्या है, 23 करोड़ लोगों की, आपको बता दिया गया है, खुलफा राशिदीन का दौर चाहिए। खुलफा राशिदीन, वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, बताया ना मुझे। कराची से जो वो मैंने देखा तो 15 मौलवी थे, घोड़ों पे चढ़े हुए थे, जिन्होंने सफेद झंडे उठाए हुए थे, और नीचे वीडियो चल रही थी, ये जाके गाजा में जंग लड़ना चाहते। 15 मौलवी थे सारे, और जो घोड़े थे वो भी टांगों वाले थे, घोड़ियां भी टांगे वाली, पसलियां निकली हैं सारों। गजवा गाजा जा रहे कोई इंग्लिश चैनल बना दियो, इन्हों ABC फिर सिखाओ एक बार जे अगर सीख सकती। सर सैयद अहमद खान की सिर्फ इको, मैं बड़ा मुरीद हूं अलीगढ़ इंस्टीट्यूशन। वो हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजम थे सर सैयद अहमद खान साहब। गोरों ने कहा था कि इस कौम को डिग्रियां बांटो, ये बिल्कुल अनपढ़ जाहिल है, जाहिल मुतलक है ये। इनमें वो डिग्रियां बांटनी शुरू कर दी थी उन्होंने, सर सैयद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी खोल के। फिर उसी वहां के जो नलायक स्टूडेंट ने आके आपका इस्लामाबाद, यहाँ पे सारी जिंदगी वो जो आके अपने नाम के साथ अलीग रखते रहे। हम तो वैसे ही खेती बाड़ी करने वाले लोग थे। फिर 76 सालों में से 50 साल तो वो अलीग हमें रूल करते थे, और सिर्फ उनकी एबिलिटी क्या थी, उनको इंग्लिश में आता था कि दिस इज पाकिस्तान, बस। और आज वो भी खत्म कर दिया आपने, निसाब सारा उर्दू में है। ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। अय्या का नाबुदु व अय्या का नस्ताईन, अमल बिल मारूफ है। आज आपकी डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान हैज गॉन टू काबुल, जिनका पोर्टफोलियो क्या है, 150 मदरसा है उनका। चीमा साहब, आज मैं दुख के साथ ये कहना चाहता हूं, आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं इंडिया को, अदितिया L1 की। आपको बताना चाहता हूं कि आप अभी तक पोलियो से जान नहीं छुड़ा सके।
कराची के अंदर 4 केसेस पोलियो के पकड़े गए हैं, 54 लोगों के केसेस प्लस आ चुके हैं, और आप रिफ्यूज करते हैं जो पोलियो की खवातीन कतरे पिलाने जाती, गोलियां मारी जाती हैं। आप अपना फैसला, अपना मुस्तकबिल मुतय्यन करें आप। चीमा साहब, पोलियो पोलियो किसी मुल्क में नहीं रहा दुनिया में, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में आज भी। आपने आदित्य का क्या करना है? हाँ, गालियां देनी दो सारा दिन बैठ के, दो मोदी को भी गालियां दो, आप हिंदुओं को भी गालियां दो, आप सिखों को भी गालियां दो, मरजैयां भी गालियां दो। दिस इज ऑल यू कैन डू इट बेसिकली, कैन डू इट, बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग गुड टू योरसेल्फ। चीमा साहब, दुख वाली बात है, लेकिन ये कि मालदीव के हवाले से मैंने आपको बताया था कि मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, बर्मा, ये सारे आहिस्ता आहिस्ता चाइना से अब डॉलर लेते हैं और आंखें दिखाएंगे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। आहिस्ता आहिस्ता आंखें दिखाएंगे भारत को, उनको अपने जो बॉसेस उनको खुश करने के लिए चाइनीज को, और गेट द मनी फ्रॉम देम, और दिस इज ऑल द केस इज अबाउट, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। डॉक्टर साहब, एक मैं पॉइंट आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मैंने देखा है कनाडा के बाद ये मालदीव्स का इंसिडेंट सेकंड इंसिडेंट है कि जब किसी दूसरे मुल्क ने इंडिया के अंदर किसी लीडर को या उनकी फॉरेन पॉलिसी को टारगेट किया है तो सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है। मीडिया पे देखें, सिविल सोसाइटी देखें, सोशल मीडिया पे देखें। मैं फॉर एग्जांपल बॉलीवुड, डॉक्टर साहब बॉलीवुड, वो अक्षय कुमार एक एक्टर है, बड़ा मशहूर, उसकी बड़ी फिल्में है, बड़ा पॉपुलर एक्टर है, बड़ी उनकी फिल्में पसंद की जाती हैं। उसने भी कमेंट कर दिया, उन्होंने कहा हमने तो आपकी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, मतलब कई लोगों ने तो कहा हम इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री को तबाह कर सकते हैं, क्योंकि तकरीबन 2 लाख इंडियन एवरी ईयर जाते हैं वहां पे टूरिज्म के लिए। ये सारे लोग कैसे इकट्ठे हो जाते हैं? कनाडा की मिसाल आपने देखी, 2 महीने पहले आपने उस इंसिडेंट को बड़ा कवर किया, आज ये वाला इंसिडेंट है, तो सारा सो हाउ कम डू यू बिलीव दिस? ये क्या है? दिस इज नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म, ये क्या इंटरनल यूनिटी है, क्या चीज है? हाउ विल यू डिफाइन इट? चीमा साहब, मैं समझता हूं कि इस फीस माना 21st सेंचुरी में this case need to be studied in the future. This will be a biggest example in the future for survival, for growth. कि the one man brought the entire country, huge country, under one umbrella. This will be a huge case study in the future. Huge case study. और ये तरक्की के लिए, तरक्की का रास्ता इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये ओरिजिनली चाइना का मॉडल भी यही है कि कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं फंसना और सर नीचे करके अपना जो है वो तरक्की की तरफ जाना है। बिल्कुल यही है। देखिए, इस वक्त भारत को अमेरिका ने बड़ी कोशिश की कि चाइना के साथ ये सिंह फंसा ले अपने लद्दाख में, भारत ने नहीं फंसाया। इन्होंने हफ्ता पहले ट्राई किया अमेरिकनों ने कि तुम्हारे शिप के ऊपर ईरान ने अटैक किया, तुम इसके गले पड़ जाओ, उन्होंने नहीं किया उसका। तो मैं कहता हूं कि ये, और दूसरा चीमा साहब, चीजें ये होता, प्राइड देखें, प्राइड है इस वक्त। आप देखें, मैंने आपको बताया कि मैं रीडिंग मोर एंड मोर अबाउट द बुक ऑफ डॉक्टर जयशंकर। मुख्तलिफ मैं उनके उसके बारे में जो रिमार्क्स है, अभी तक बुक तो मेरी नहीं आई, मैंने ऑर्डर की है, लेकिन चीमा साहब उस बुक के अंदर देखें किस खूबसूरती के साथ डॉक्टर जयशंकर हैज गिव द रेफरेंसेस फ्रॉम हिज रिलीजियस बुक्स। मैंने अगले दिन किसी से बात की तो उसने बड़ा ना आगे से एक तनकीदी तौर पर उसने कह दिया, ओ यार मोदी दा भगत है, उन्हें खुश करने वास्ते लगा होना है। वो यार चलो फिर भी मोदी दा भगत है, उसकी टीम का हिस्सा तो है ना यार, और डॉक्टर है, पीएचडी है, सारी उम्र हो रहा है, मेरा मकसद है डिप्लोमेट रहा है, केड़ा केड़ा उसके पोर्टफोलियो केड़ी शायद नहीं। डॉक्टर जयशंकर के पोर्टफोलियो में देखा जाए तो डीसीएम, एम्बेसडर, फॉरेन सेक्रेटरी, चाइना के अंदर इंडिया का एम्बेसडर है, पर क्या नहीं था उसके पास, लेकिन उसके अंदर भी ये प्राइड शामिल है, उसकी मजहबी और उसकी। और दूसरी एक और बात, आपने कभी देखा कि इंडिया दुनिया के अंदर सुप्रेस कितना रहा है? हिंदू मजहब का सुप्रेशन देखा आपने कभी? किस तरीके से फॉरेन इन्वेडर्स ने आकर जलीलो ख्वार किया दुनिया की एक एडवांस तरीन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन को किस तरीके से इन्वेडर्स ने जलीलो ख्वार किया। अब उनको होश आ गई, उनको होश आ गई, आनी चाहिए थी। बल्कि मैं तो खुश हूं, क्योंकि देखे देखा जाए तो मैं खुद एक इंडियन हूं, मैं उसकी वजह देखा जाए पाकिस्तान तो 94-7 में बना। चीमा साहब आप भी बैठे, आप भी हिंदुओं की औलाद है, आप तुसी केड़ा को मदीने चो आए, तुसी केड़ा मेरा तो पठाना चो आए, सारे ਅਸੀਂ हिंदुओं ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकले हैं सारे खिते च ने। और मैं खासकर जब बुक पढ़ता हूं चनकिया के बारे में पढ़ता हूं, देखें 150 एडी में वो हाउ सिविलाइज्ड दे वर, लेकिन किस तरीके से इस कल्चर को इन्वेडर्स ने तबाह किया, किस तरीके से पहले पठान, तुर्क, अफगानी जलीलो ख्वार उन्होंने किया, फिर ब्रिटिश ने आके फिर उन्होंने जलीलो ख्वार किया। आज दिस इज टाइम फॉर देम टू शाइन एंड आई कांग्रेचुलेट देम, आई एम प्राउड ऑफ देम, मैटर आई शुड बी। और मैं चाहूंगा कि दुनिया से बदला लिया जाए कॉलोनियलिज्म का, ये बारबरियत का, ये जो हमारे ऊपर आज चीमा साहब आपने सारी जबान अपना पूरा पाकिस्तान झोंक देते हैं आप उर्दू के पीछे। आपकी जबान उर्दू है नहीं, आपकी जबान उर्दू, ये मुगलों की जबान थी उर्दू, आप उसको पीछे पढ़ते हैं उर्दू 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 करते हैं। उर्दू किसकी जबान थी? कॉम्बिनेशन ऑफ पर्शियन, अरबिक एंड संस्कृत। हाउ डेयर यू, यू नीड टू लर्न योर ओन मदर लैंग्वेजेस। आप लोग इधर हकीकत आपको आइडेंटिटी का प्रॉब्लम है, मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानीज हैव आइडेंटिटी इशू।
आइडेंटिटी इशू, आपको पता ही नहीं कि हम कौन है। आपको जिस तरीके से गैरिजन स्टेट बना के सिर्फ एक मजहब के पीछे लगा दिया है ट्रक की बत्ती के, हिंदू के पीछे जाना, हिंदू से नफरत करनी, that's all you know it basically, which is wrong. Religion is their personal matter. आपका पर्सनल, आप जिस किस्म के भी मुसलमान है, I don't care. आप हिंदू हैं, सिख हैं, जो कि क्रिश्चियन है, is your personal matter. This is your personal relationship with the God. Why you bring this thing into every single thing in your life? That is आपकी तबाही का सबसे बड़ा मूजब ही ये है। आप इस फेज से ही निकल नहीं पा रहे हैं। आप इस फेज से निकलेंगे तो तरक्की करेंगे। जो गोरा था उसने बड़ी मुश्किल से चर्च को बाहर निकाला था, बड़ी मुश्किल से। लेकिन आप दर हकीकत, मैंने आपको बताया था, मेरा ख्याल 8वीं सदी थी जब मामूर रशीद और हारून रशीद, उसके बाद आपने सोचना बंद कर दिया था। मैं आपको खासकर बताना चाहता हूँ कि मैं टर्किश जर्मनी के जब प्रेस के ऊपर कुरान छपा था तो टर्की के मौलवियों ने फतवा दिया था कि ये कुरान हलाल नहीं है जो मशीनों पे प्रिंट हो रहे हैं। तो आज उसके बाद आज भी आपका प्रिंट, आप आज भी किताबों से बाइकाट है। आप प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर आपका बिल्कुल, आप यकीन ही नहीं करते ना पढ़ने पे लिखने पे, आपका तो उस ट्रेंड ही नहीं। आप कहते खोते हो, बकरियां हो, और हम उसके ऊपर फिरें, करप्शन करें, दाना दन मस्त कलंदर, बस ये आपका सारा टारगेट है। पता नहीं क्या बात है, आप दुनिया से नाराज हैं, आप तालीम से नाराज हैं, गुस्से में हर वक्त, पता नहीं क्या गुस्से में रहते हैं। बात करें तो जिहाद अगे रख लेंगे, तलवार तो जेब में छुपाई फिर दे, पता नहीं व्हाट इज योर प्लान इज, हाउ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड विद इट। ये तलवारों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं पता चलता। लेकिन तार साहब वो तो एक छोटी सी मिनोरिटी है जो बंदे घोड़ों पे बैठते हैं और लेकिन आप चीमा साहब हुकूमत तो नहीं करती, या ना ही मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज करती। तो चीमा साहब आप क्यों ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं 23 करोड़ लोग? आपकी फॉरेन पॉलिसी एक्सप्लेन करने मौलाना फजलुर रहमान क्यों जा रहा है फिर तालिबान के पास? वो उनके स्टूडेंट रहे हैं तार साहब पुराने। ठीक, वाह, आपके फॉरेन मिनिस्टर को जाना चाहिए था ना। तो वो जाते रहते हैं तार साहब, लेकिन वो मौलाना कहते हैं ये मेरे स्टूडेंट हैं। तबाह क्यों हुए हैं इस वक्त? 1.9 बिलियन मुसलमान तबाह क्यों हैं इस वक्त? आपको इस वक्त गाजा में जलीलो ख्वार हो रहे हैं, आप क्यों हो रहे हैं? आप इस वक्त अफगानिस्तान में जलील हो रहे हैं, लिबिया में, इराक में, सारी दुनिया में, क्या सीरिया में, क्या वजह है? दुनिया के मेजॉरिटी इश्यूज आपके साथ ही क्यों है, क्या वजह है? कोई मुझे बता दें, कुछ चीज गलती से बता दें, आपने इजाद ही की हो, उसी का नाम ले दें, आप गलती से कह दें नहीं जी हमने ये भी इजाद किया है, कोई बता दें, नीचे से मेज के नीचे से निकाल के दिखा दें आप। तार साहब दुनिया की सारी कौमों ने तो चीजें थोड़ी इजाद की हैं, लैटिन अमेरिकन ने कितनी की हैं, ब्राजील ने कितनी की है, ऐसे तो मतलब तार साहब आपको लगता नहीं है पाकिस्तानी यूथ जो है, ये जो मुसलमान यूथ की मैं बात नहीं करूंगा, मैं आई रिप्रेजेंट पाकिस्तान की मैं बात करूंगा, ये पाकिस्तानी यूथ जो है, ये ठीक है लोंडे लपाड़े आप सही कहते हैं, वो मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ, लेकिन पाकिस्तानी यूथ जो बाहर पड़ती है, काम करना चाहती है, उनके अंदर एनर्जी है, बच्चों के अंदर, वो मुस्तकबिल संवार सकते हैं। तार साहब किसी एक का नाम ही ले दें, गलती से बताएं कि फलां देखें ये हमारा फ्यूचर उसके साथ अटैच है, वो हार्वर्ड से पढ़ रहा है बच्चा, या उसने पीएचडी कर ली है, इस्लामिक दुनिया को वो बचाएगा, पाकिस्तान को वो बचाएगा, और जो वो पढ़ लेता है उधर ही रह जाता है, वो कहता है शुक्र है जान छूटी है ज़दाब अलाई से। ये तो मसला है तार साहब, पैसे नहीं देते तार साहब, ये जो डॉक्टरों को, डॉक्टर भाग जाते हैं, ये मसला है। वो कहते हैं 1.5 लाख रुपए में आप हार्वर्ड से पढ़ के पाकिस्तान में तो नहीं नौकरी की जा सकती। लेकिन बाकी जा रहे हैं, इंडियन जा रहे हैं, अगलों ने सिस्टम ऐसा बनाया है, कशिश पैदा की। इसी को कहा जाता है नेशनलिज्म, इसी को कहा जाता है लेगेसी, इसी को कहा जाता है किरदार साजी, इसी को कहा जाता है कपड़े सस्ते पहन लेना, सस्ती गाड़ियों में चढ़ लेना, लेकिन कहना मैं भारतीय हूँ, मैं भारत को आगे लेके जाऊंगा। अदित्य एलवन ऐसे नहीं चला गया, थूका नाल नहीं भेजा होना चाहते हो सूरज पे, उसके नीचे टेक्नोलॉजी लगी है, और मैं गारंटी कर देता हूँ नीचे पढ़े यहाँ MIT के होंगे जो नीचे पढ़े भेजने वाले, लेकिन दे हैव प्राइड्स इन इट। पता है आपको उनका जब फेल हुआ था और मिस्टर सोमनाथ रोया था, मोदी साहब ने गले लगाया था उसको, उसकी कभी पढ़े उसके क्रेडेंशियल्स क्या है। आप अभी 100 साल भी वहां नहीं पहुंच सकते जहां वो पहुंच चुके हैं, प्राइड के साथ, नेशनलिज्म के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ वो आदित्य अवान के, लेकिन नेशनलिज्म टुक देम टू दिस पॉइंट, नेशनलिज्म। तो दोस्तों जैसा कि आपने डिबेट में सुना, जिसमें साजिद तारर बता रहे हैं कि भारत के पास $600 बिलियन है और भारत को कोई थ्रेट नहीं कर सकता, मतलब कि $600 बिलियन हैं भारत के पास। और मतलब ये एक समझने वाली बात है ना कि भारत के पास $600 बिलियन है और थ्रेट कैसे कर सकता है, मतलब कि बात सही है ना, मतलब कि कैसे कर सकता है, मतलब कि 8.2% की मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ है भारत की, और $600 बिलियन पड़े हुए हैं, तो भाई अमेरिका कैसे थ्रेट कर सकता है? अमेरिका पाकिस्तान कर सकता है क्या थ्रेट? उतनी औकात है कि पाकिस्तान की थ्रेट कर सके? बस न्यूक्लियर दिखा के, मतलब ये थोड़ी होता है कि भाई साहब भाई एक बात बताइए, 21st सेंचुरी है, यहाँ पे तुम परमाणु दिखा सकते हो क्या? मतलब कि मतलब खौफ, मतलब डरा तो सकते हो तुम किसी को भी, लेकिन भाई ये, लेकिन भारत तो डरने वाला नहीं है, लेकिन भाई दूसरी दुनिया डर सकती है, लेकिन भारत नहीं डरता। भारत ने अब पाकिस्तान का ये जो था ना ब्लफ खेलता है ना पाकिस्तान, न्यूक्लियर ब्लफ खेलना, ये भारत ने अब छोड़ दिया है। मतलब कि पाकिस्तान जो ब्लफ खेलता था ना, ये भारत ने अब ये सीरियस लेना बंद कर दिया है। तो बस पाकिस्तान के पास सिर्फ यही है, ब्लफ ही रह गया है सिर्फ और सिर्फ।
अभी आईएमएफ की रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान में कितना फ्रॉड हो रहा है, मतलब कि जो लोन लेते हैं ना जो आईएमएफ से, फिर नाकों से लकीरें निकलवाता है हमें आईएमएफ, ये सारा फ्रॉड हुआ है पाकिस्तान में। एक रिपोर्ट छपी है, रिपोर्ट सौंपी गई है पाकिस्तान को कि भाई साहब देखो कितना फ्रॉड हो रहा है तुम्हारे वहाँ पे, भाई साहब देखो पहले पहले उसको तो निपटा लो, भीख मांगते रहोगे तुम यार, मतलब पूरी कंट्री भीख मांग रही है भाई साहब इनकी, पाकिस्तान की, भाई साहब इनको शर्म ही नहीं आती बिल्कुल भी कि यार हमें पाकिस्तान के हालात ठीक करने चाहिए। ये थ्रेट देने की बात कर रहे हैं, सही तरह सारी तरह सही बोल रहा है कि भारत को कैसे थ्रेट कर दोगे यार, $600 बिलियन है उनके और 8.2% की इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है भारत की, तो भाई साहब कैसे थ्रेट कर दोगे भारत को, हलवा है क्या। अमेरिका को गर्दन से पकड़ा हुआ है भारत ने, अमेरिका की कोई शर्तें मानता ही नहीं है भारत अमेरिका के कैंप में है ही नहीं, ना ही रशिया के कैंप में है। लेकिन भारत और रशिया की दोस्ती बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी है, दोस्ती कह सकते हैं, दोस्ती फ्रेंडशिप है बहुत तगड़ी भाई साहब, और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन अमेरिका के साथ दोस्ती थोड़ी है भारत की, ट्रेड वगैरह होती है वो अच्छी बात है भाई, ट्रेड तो दुनिया के साथ करनी पड़ती है, लेकिन अमेरिका के साथ दोस्ती नहीं है। अमेरिका इतना दोगला मतलब कि इतनी दोगला कंट्री है ना, मतलब कि वो किसी का सगा नहीं है। पाकिस्तानी सोचते हैं ना कि ओ अमेरिका के साथ तो भारत की अब टूट गई है दोस्ती, अब हमारा नंबर है। भाई अमेरिका तुम्हारे साथ जो करता है ना वो हम मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, फंड्स देता है, पैसे भरपूर देता है, लेकिन भाई साहब जो पाकिस्तानियों को दुख और दर्द देता है ना अमेरिका, तो वो अमेरिका ही दे सकता है भाई साहब, बहुत तगड़ा वाला देता है दर्द। फिर अमेरिका फिर झेल नहीं पाते हैं ना, फिर अमेरिका को फिर गाली निकालते हैं पाकिस्तानी कि ये स्किन की ये बैन करो, वो बैन करो, वो बैन करो। अरे भाई साहब तुम्हारी औकात तो होनी चाहिए भाई साहब। अमेरिका तो पैसे फेंकता है, डॉलर फेंकता है, और तुम भाई साहब पहुंच जाते हो सूट बूट पहन के उनके बूट चाटने के लिए। तो भाई साहब कोई भारत को तो कोई थ्रेट नहीं है किसी से भी थ्रेट नहीं है, ना चाइना का ना अमेरिका का। रशिया तो हमारा दोस्त है ही। जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, वो भारत आ रहे हैं, और भारत आने के साथ साथ वो बहुत सारी डील्स भी करेंगे भारत के साथ में, जो कि अब बात पता चल रही है कि भारत में कुछ अड्डे रशिया को दिए जाएंगे और रशिया में कुछ अड्डे भारत को दिए जाएंगे कि रशियन फौज यहाँ पे थोड़ा काउंटर कर सकती है चाइना, मतलब कि उनकी नेवी बिल्कुल है नहीं ना, बिल्कुल ना के बराबर है उनकी नेवी, तो नेवी को सशक्त करेंगे। और हम रशिया के वहाँ पे जाके उनके रशियन वाटर के पास जाके वहाँ पे अपना मतलब कि अपनी नेवी को और भी इन्हेंस कर पाएंगे, मतलब पावर दिखा पाएंगे या चाइना को, सबसे बड़ी बात है चाइना को। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी डील होने वाली है, और ये अच्छी चीज़ भी है कि भारत के लिए, ठीक है। और साथ साथ बात करी गई थी इस डिबेट में कि नेशनलिज्म, भारत में नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, जब से वो 2014 में प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे हैं, तब से नेशनलिज्म को प्रमोट किया गया है हमारे नौजवानों के अंदर कि भाई साहब सबसे पहले नेशन फर्स्ट रखो, राइट विंग विचारधारा रखोगे तो सबसे बेस्ट है। ये लेफ्ट विंग और ये कम्युनिस्ट देश के लिए अच्छे नहीं है, राइट विंग होना सबसे प्राउड की बात है कि राइट विंग हो, भारत फर्स्ट रखो। और मतलब कि जो गवर्नमेंट अगर कुछ ऐसा काम करती है जो कि भारत के हित में नहीं होता तो उसको क्रिटिसाइज़ करना भी डेमोक्रेसी है। बहुत अच्छी बात है कि भाई साहब हम क्रिटिसाइज़ करना अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन भाई साहब हर वक्त मोदी से ही चिढ़ते रहते हैं जो कांग्रेसी, वो अच्छी बात नहीं है। मोदी के चक्कर में, मोदी को गाली देने के चक्कर में श्री राम को बुरा भला बोलते हैं ये कांग्रेसी, तो ये अच्छी बात नहीं है। बाकी एक मजबूत विपक्ष होना भारत के अंदर बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।